हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविल सर्विसेज फाइटर में। तो ऋग्वेदिक की बात चल रही थी। ऋग्वेदिक में हम समाज, अगला टॉपिक हम करेंगे समाज। ठीक है। अगर हम ऋग्वेदिक समाज की बात करें तो पहले जैसे मैं बता चुका हूं कि जो ऋग्वेदिक कालीन समाज था, जो ऋग्वेदिक जन थे, वो पशुचारक थे मेनली। ठीक है। वो पशुओं को लेकर चराते थे। अभी भूमि पर स्थायी अधिकार की भाव स्थापित नहीं हो पाया था, इसलिए ऋग्वैदिक समाज यायावर, चरवाहा या पशुपालक समाज था। ठीक। दूसरी बात, कोई भी समाज होता है उसकी एक इकाई होती है। जैसे वर्तमान में समाज की इकाई क्या है? परिवार। हर समाज की वर्तमान जो यूनिट होती है वो परिवार होती है। तो इसी प्रकार से हम परिवार की बात करते हैं। सबसे पहले जो इकाई है, तो वैदिक समाज की इकाई क्या थी? परिवार थी। इसको कुल या गृह कहा गया है। और जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक होता था। अच्छा, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक अंतर क्या होता है? उत्तराधिकार कहाँ जाता है? यदि संपत्ति और बाकी उत्तराधिकार में जो भी उनकी लेगेसी है, जो भी उनकी चीजें हैं, वो पुत्रों को जाती हैं, तो वो पितृसत्तात्मक समाज होगा। और पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा भी प्रचलित थी। अब ये कैसे पता लगता है संयुक्त परिवार प्रथा थी? एक शब्द मिलता है नृप। जो नृप शब्द है, इसका आशय है कि कई पीढ़ी के जो लोग थे वो एक साथ रहते थे, अर्थात कई पीढ़ी के बंधु बांधव साथ रहते थे। अब जो परिवार है, परिवार में पितृसत्तात्मक था, तो परिवार का मुखिया कौन होगा? पिता। पिता के अलावा अगर पिता नहीं है तो बड़ा भाई। जो पिता होता था, पिता परिवार का मुखिया होता था। और पिता सामान्यतः जो परिवार है, परिवार के सुख दुख का पूर्ण ध्यान रखता था, उनके वेलफेयर के लिए वो काम करता था। और जो भी परेशानी आई परिवार पे, पिता उसका समाधान करता था। लेकिन कुछ ऐसे हमें उदाहरण भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि पिता का परिवार पर असीमित अधिकार था, यानी कोई बाउंडेशन नहीं थी उस पर। लेकिन ऐसे उदाहरण जो मिलते हैं वो अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। इसमें पहला उदाहरण है सुनहसेप आख्यान। ये वरुण सूक्त में जो सुनहसेप आख्यान है, इसमें पुत्र को बेचने का वर्णन, पिता द्वारा पुत्र को बेचने का वर्णन है। अर्थात एक पिता अपने पुत्र को बेच भी सकता था। दूसरी बात क्या है? एक ऋद्रासव द्वारा पुत्र को अंधा करने का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है। इन दो जो एग्जाम्पल हैं, इन दो से पता चलता है कि जो पिता था, पिता को परिवार पर असीमित अधिकार प्राप्त थे। इसके साथ ही साथ चूंकि ये पितृसत्तात्मक समाज है और मैंने कहा पशुपालक समाज है, और पशुपालक समाज में पशुओं की चोरी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, आम अपराध हुआ करता था, तो इसलिए युद्ध भी हुआ करते थे। तो युद्ध प्रधान समाज है। युद्ध प्रधान समाज में हमेशा उसका महत्व होगा जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली होगा। यदि हम बायोलॉजिकली देखें तो महिला जो होती है वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा कमजोर होती है। उसका रीजन ये है कि वो प्रकृति के कुछ ऐसी प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व है, जैसे प्रकृति जिस वंश को आगे बढ़ाने के उसमें, ठीक है, तो उन कारण क्या होता है, वो कमजोर पड़ती हैं। तो ऐसे में जो पुत्र है, पुत्र की कामना यहाँ पर ज्यादा की गई है, अर्थात योग्य पुत्र 100 वीरों की कामना की गई है। ऐसे हमें श्लोक मिलते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई श्लोक नहीं मिलता है जिसमें पुत्रियों की कामना की गई हो। ठीक है। तो ये परिवार में जो एक परिवार था, परिवार का एक स्ट्रक्चर था, उसके बारे में हमने बात की। चलिए अब आगे चलते हैं ऋग्वैदिक समाज में। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था की बात करें तो इस वक्त तक वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी। ठीक है। यहां पर जो वर्ण शब्द यूज किया गया है, वर्ण शब्द दो अर्थों में यूज किया गया है, रंग के अर्थ में और व्यवसाय के अर्थ में। व्यवसाय अभी जन्म आधारित नहीं हो पाए थे, अर्थात वर्ण का विभाजन जन्म के आधार पर अभी नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो रंग की बात है, रंग में वर्ण को जब रंग के उसमें यूज करते हैं तो यहां पर एक हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। वो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? गौर वर्ण, जिनको आर्य जो थे, और कृष्ण वर्ण जो दास थे, अर्थात दासों को काला कहा गया है और आर्यों को गोरा कहा गया है। जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो प्रारंभ में हमें केवल 3 वर्ण दिखाई देते हैं। 3 वर्ण में एक ब्रह्म यानी ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्र यानी क्षत्रिय है, तीसरा विश्व यानी सामान्य जन है। यहां पर चौथा विभाजन अभी नहीं दिखाई देता है। इस जन में सामान्यतः वैश्य शामिल है, यहाँ पर क्षत्रिय राजन्य जिन्हें कहा गया है, और यहाँ पर ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग शामिल है। सबसे पहले हमें चारों वर्णों का वर्णन 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि एक विराट पुरुष
ठीक है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये पहली बार यहाँ पर हमें क्या मिलता है, वर्ण विभाजन, चतुर्वर्ण विभाजन मिलता है। लेकिन इस वर्ण विभाजन में कठोरता नहीं आ पाती। ये कठोरता हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगी। और अभी भी यहाँ पर क्या है कि जो वर्ण विभाजन है वो कठोर नहीं है, जन्म आधारित नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक जगह पर लिखा गया है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और जो मेरी माता है वो चक्की से आटा पीसने का काम करती है और हम सभी धन की लालसा से काम करते हैं। इसका मतलब है सब अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक भेद दिखाई देता है जो आर्य अनार्य का भेद है, जो दास दस्यु के साथ किया गया है। अर्थात यहाँ पर रक्त की शुद्धता पर बल देने की कोशिश की गई है, क्योंकि आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। ठीक है, दास दस्यु का जो उल्लेख मिलता है यहाँ पर, इससे ये स्पष्ट होता है कि संभवतः ये आदिम जातियां थी। यद्यपि इतिहासकारों का यह मानना है कि जो कृष्ण वर्ण के लोग थे ये यहाँ के प्राचीन निवासी थे, लेकिन जो नई अवधारणा है उसमें ये स्पष्ट है कि इसमें यद्यपि जो आदिम जनजातियां थी या आदिम जातियां जो भारत में पहले से निवास कर रही थी या जो उस स्थान पर पहले से निवास कर रही थी वो तो थी ही थी, उसके साथ साथ कुछ ऐसे, क्योंकि आर्य एक साथ नहीं आए, कई छोटे छोटे समूह में आए, तो उन छोटे छोटे समूह में आए तो जो पहले आए थे आर्यों में, ठीक है, वो लोग जो वर्तमान में जो आर्य हैं जो अपने को श्रेष्ठ कह रहे हैं, उनसे कुछ उनके रीति रिवाजों में बाकी सब में अंतर पाया जाता है, तो वो उनको भी इसी में दास दस्यु में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से ये था वर्ण व्यवस्था का टॉपिक। अब ऋग्वैदिक विवाह की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। ठीक है, इसमें एक शब्द मिलता है अर्भ। जो अर्भ शब्द है, इसका अर्थ है वर वधू। जैसे कपल बोलते हैं आज हम, वैसे ही कपल के लिए अर्भ शब्द यूज होता था। ठीक है, इस समय अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अब आपके सामने अनुलोम और प्रतिलोम विवाह पहली बार आया है, तो अनुलोम विवाह का अर्थ जान लीजिए। अनुलोम विवाह का अर्थ होता है जहां पर पुरुष उच्च वर्ण का हो और महिला निम्न वर्ण की हो। इसी प्रकार जो प्रतिलोम विवाह होता है उसमें पुरुष निम्न वर्ण का हो और महिला उच्च वर्ण की हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय से होगा, ब्राह्मण पुरुष है, क्षत्रिय कन्या है, तो ये अनुलोम विवाह होगा। ऐसा उदाहरण जो मिलता है वो ये है कि ब्राह्मण विभद का विवाह राजकन्या कमधु से का साथ हुआ। ये ऋग्वेद में एक वर्णन है। दूसरा प्रतिलोम विवाह का एक वर्णन देखिए। जैसे ययाति राजा का विवाह शुक्राचार्य जो कि पुरोहित हैं, ठीक है, शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के साथ हुआ, तो ये प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। इसी प्रकार यदि हम विवाह में ही देखें तो विवाह में वहतु एक वर्ड मिलता है जिसका आज हम अर्थ दहेज कह सकते हैं, दहेज जैसा। अर्थात जो वस्तु पिता कन्या को उसके विवाह के समय भेंट देता था या कुछ देता था उसको, उसे वहतु कहा जाता था। एग्जैक्ट इसका दहेज तो नहीं है, लेकिन दहेज के ही समानांतर है। चलिए अब बात करते हैं स्त्रियों की दशा की। आप जानते हैं कि जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, ठीक है। इसके बावजूद स्त्रियों की दशा क्या थी? अच्छी थी। अच्छी क्यों थी? इस कहने के पीछे कारण क्या है वो जानिए। पहला कारण है कि उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार 16 संस्कारों में से एक संस्कार है और ये शिक्षा प्रारंभ होने के लिए किया जाता है। तो उपनयन संस्कार होता था, पहली बात। दूसरी बात, जो महिलाएं थी वो शिक्षा ग्रहण करती थी, ठीक है। और हमें ऐसी विद्वान महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने मंत्रों की भी रचना की। घोषा, लोपा, मुद्रा, विश्वारा, ये ऐसी विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की भी रचना की है। इसके अलावा वो सभा और विदत में भाग ले सकती थी, ठीक। सभा और विदत में भाग ले सकती थी। अपने पिछले राजनीति वाले जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें आपने सभा विदत के बारे में पढ़ा था। इसके बाद पति पत्नी दोनों मिलकर ही यज्ञ कर सकते थे। यदि किसी पुरुष की पत्नी नहीं है तो वो यज्ञ में भाग नहीं ले सकता था, वो हवन नहीं कर सकता था। इसके अलावा अच्छी स्थिति का एक प्रमाण ये भी है कि पत्नी को जायदस्तम कहा गया है। इसका क्या अर्थ है
कि पत्नी ही घर है, अर्थात बिना पत्नी के घर घर नहीं है। अच्छी स्थिति का एक उदाहरण यह भी है कि जो विवाह होते थे सामान्यतः एक विवाह होता था, पुरुष एक ही विवाह करता था, और यद्यपि कुलीन जो थे वो कुछ कुलीन अनेक विवाह करते थे। ठीक है, बाल विवाह इस समय नहीं होते थे। बाल विवाह यदि होंगे तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है, उनका शारीरिक विकास और शिक्षा का अधिकार उनसे छीनता है, तो बाल विवाह इस वक्त नहीं होते थे। और सबसे बड़ी बात है, विवाह के समय में जब विवाह होता था, मैरिज के समय में, या फिर अपने विवाह के लिए जिस पुरुष को चुना जाता था उसमें कन्या का मत भी लिया जा सकता था, या कन्या भी अपना मत दे सकती थी, लेकिन दो दृष्टि से अयोग्य माना गया है। एक, राजनीति में भाग लेने का उनको अधिकार नहीं था। दूसरी बात, संपत्ति का अधिकार नहीं था। दूसरी बात क्या है? संपत्ति का अधिकार नहीं था। राजनीति और संपत्ति संबंधी अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं थे। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अभी ये कबीलाई समाज है। ठीक है, एक पॉइंट और है कि नियोग प्रथा। इस काल में हमें नियोग प्रथा के भी उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि युद्ध प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, युद्ध होते हैं यहाँ पर, अतः यहाँ पर लड़कों की कामना ज्यादा की गई है। अर्थात तो जो बच्चे हों, ठीक है, यदि ऐसी कंडीशन हो कि कोई महिला थी, ठीक है, उसका पति मर गया है और इसे कोई पुत्र प्राप्त नहीं है, तो इस कंडीशन में ये महिला अपने देवर के साथ पुत्र प्राप्ति हेतु संबंध स्थापित करती थी, और जब पुत्र हो जाएगा, पुत्र जब प्राप्त होगा तो उसके बाद दोनों के संबंध बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है, इसे ही नियोग प्रथा कहा गया। अर्थात नियोग प्रथा क्या है? महिला जिसका पुत्र नहीं है, वो पुत्र और पति नहीं है, पुत्र प्राप्ति की कामना से देवर के साथ संबंध स्थापित करती है, और पुत्र प्राप्ति होने के बाद इन दोनों के संबंध पुनः शुद्ध हो जाते हैं, या वो संबंध नहीं रहते हैं। अब जो ये पुत्र प्राप्त होता है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसे कहा गया है क्षेत्रज। इसे क्या कहा गया है? क्षेत्रज। जो ये पुत्र प्राप्त होता है नियोग से, इसे क्षेत्रज कहा गया है, ये भी पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा। तो ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा थी। स्त्री व पुरुष दोनों प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। ठीक है, लेकिन स्त्री दास का ज्यादा वर्णन मिलता है। जैसे जहां पर यज्ञ आदि होते थे या कोई अनुष्ठान होता था, अनुष्ठान के बाद इनको दान में दिया जाता था। तो ये जो दास थे, ये किसी आर्थिक या उत्पादक कार्यों में नहीं लगाए जाते थे, बल्कि गृह कार्य के लिए ही ये यूज होते थे। ठीक है, तो इस बात से इस वक्त दासों का उपयोग आर्थिक या उत्पादक कार्यों में नहीं होता था। यदि हम इनके खान पान की बात करें तो ये शाकाहार मांसाहार दोनों करते थे, और इनके खान पान में अनाज, दूध से बनी वस्तुएं, फल आदि शामिल होते थे। अब क्या क्या ये खाते थे, इससे बेटर है कि हम ये जान लें कि ऋग्वेद में किस किस बात का वर्णन नहीं है। चावल, मछली और नमक। चावल, मछली और नमक का वर्णन ऋग्वेद में नहीं मिलता है। इनका जो प्रमुख या जो इनका पसंदीदा भोजन है वो क्या है? क्षीर पकोदन। क्षीर पकोदन क्या है? दूध के साथ जब ये जौ को उबाल के खाते हैं तो उसे इन्होंने क्षीर पकोदन कहा है। एक प्रकार से ये खीर है। ठीक है, इसमें ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में सुरापान की निंदा की गई है, अर्थात शराब पीने की आलोचना की गई है, उसकी बुराई की गई है। जबकि जो सोमपान की प्रशंसा की गई है, और जो सोम है ये आर्यों का प्रिय पेय है। जैसा कि आपको मैंने भौगोलिक बता रहा था, जो पीछे लेक्चर में बताया है, तो उसमें सोम की बात हुई। तो सोम क्या है? मुंजवंत पर्वत से प्राप्त होता है। ठीक है, अब इनके वस्त्राभूषण की बात करें तो वस्त्राभूषण 3 प्रकार के वस्त्र होते हैं: वास, अधिवास और निवि। वास का मतलब है जो ऊपर पहना जाता है। ठीक है, अधिवास का मतलब उसके ऊपर एक शॉल या चादर या कुछ भी, आपने पंखी उड़ी, कुछ भी उड़ा, वो अधिवास हो गया। और निवि का मतलब जो कमर के नीचे पहना जाएगा। ठीक है, ये निवि हो गया। इसके ऊष्णी, पगड़ी के लिए ऊष्णी शब्द आया है। और यदि हम आभूषणों की बात करें तो आभूषणों में ध्यान रखिएगा कि जो आभूषण पहनते थे उसमें किस धातु के बने थे, किसके नहीं। चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है, लोहे से परिचित नहीं है।
और जो अयस शब्द आया है वो कासा या ताबा के संदर्भ में आया है। तो ये था ऋग्वेदिक जीवन का सामाजिक पक्ष। तो समाज में हम क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई क्या है समाज की, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, स्त्रियों की दशा कैसी है, विवाह के संबंध क्या है, वहां पर दास है कि नहीं है, ठीक है, वहां खान पान की क्या व्यवस्था है, वस्त्र आभूषण कैसे है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर वो प्लीज कमेंट कीजिए इस पर, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद।